अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल खबरें आपके सामने रखूंगा, कुछ भारत के हवाले से चीज़ें रखूंगा। न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लेकिन बहुत छोटा है। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन है 50 लाख। भारत में शायद न्यूजीलैंड से ज़्यादा आबादी वाले कम से कम 10 शहर होंगे। पॉलिटिकली भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इकोनॉमी तो ज़ाहिर 50 लाख के आबादी वाले मुल्क की क्या इकोनॉमी होगी, लेकिन बहरहाल एक गोरा कंट्री है तो गोरे कंट्री की तो उस पर ये जो लेफ्ट की लेबर पार्टी है उसकी जेसिंडा आर्डर्न प्राइम मिनिस्टर रही और फिर पिछले साल उसने छोड़ा तो कोई और बन गया लेबर पार्टी का। अब उसकी लेबर पार्टी इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारी है। न्यूजीलैंड की डेमोग्राफी जैसे दूसरे गोरे देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटाली है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब कंट्रीज़ की डेमोग्राफी हमेशा लेफ्ट पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से ख़राब हुई है। इंग्लैंड की लेबर पार्टी, सबको पता है कि यहाँ पे किस तरह मुस्लिम अपीजमेंट और माइग्रेंट्स की पॉलिसीज़ को लेके इंग्लैंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इंग्लैंड का हाल बहुत ख़राब होता नज़र आ रहा है। खैर, न्यूजीलैंड में वो इलेक्शन हार गई है और जो जीते हैं न्यूजीलैंड की राइट विंग पार्टी के क्रिस्टोफर लुक्सन। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की है और लुक्सन ने कहा है कि इंडिया वो कंट्री है जो कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपने पहले ही साल में इंडिया जाना पसंद करूँगा। इंडिया मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। और न्यूजीलैंड के राइट विंग पार्टी की तरह जैसे इंग्लैंड की ऋषि सुनक की पार्टी है, जैसे भारत में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है, फ्रांस के मैक्रोन हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भारत की फेवर में होते हैं। और जब लेफ्ट पार्टी आती है, अजीज दोस्तों, न्यूजीलैंड के बराबर में ऑस्ट्रेलिया है। वो साइज़ में बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन अगेन आप ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखेंगे तो इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ समंदर के किनारे चारों तरफ आबादी है, बीच का पूरा खाली है। कोई शहर बीच में आपको नहीं मिलेगा, चारों तरफ समंदर के ऊपर मिलेगा। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 1000, 1200, 1500 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने कब्ज़ा किया था, कैप्टन जिमी कुक ने जब एक्सप्लोर किया था ऑस्ट्रेलिया को, तो वहाँ पे एबोर्जिन रहते थे। और एबोर्जिन के ऊपर ज़ाहिर है जिस तरह अमेरिका में इंडियंस के ऊपर गोरों ने जाके अत्याचार किए, ऐसे एबोर्जिन के ऊपर मिलियंस ऑफ देम मार दिए गए। बाकी इनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था, सब कुछ था। अब ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की कि एबोर्जिन्स को कुछ राइट्स दिए जाएं, तो इसके लिए एक रेफरेंडम कराया गया, लेकिन वो रेफरेंडम बुरी तरह से फेल हुआ और मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन, 2/3 ऑस्ट्रेलियंस ने तकरीबन ये कहा कि हम इनको राइट्स देने को तैयार नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं ये कहना नहीं चाहिए कि मुझे फ़लाँ मुल्क नहीं पसंद या फ़लाँ एथनिसिटी या फ़लाँ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन जो है ना, जो कि इस रेफरेंडम में साबित हुआ, बहुत एरोगेंट है, बहुत प्राउड हैं और बहुत ही, आई वॉन्ट टू यूज़ रेसिस्ट वर्ड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपरमैसिस्ट तो है। तो ये एक अफसोस की बात है कि ये चीज़ हुई। अजीज़ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा शैतान इस दुनिया में जो रहता है उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। उसकी $25 बिलियन की एम्पायर है और उसने लास्ट ईयर वो एम्पायर अपने बेटे के नाम कर दी और अब इसका बेटा इसके अपने बाप की चीज़ों को आगे लेके जा रहा है। जॉर्ज सोरोस की ऑफिसेस हैं ना, चैरिटी ऑफिसेस के नाम पे ही चलाता है, लेकिन ज़ाहिर है इसने जैसे अपना एजेंडा बताया था कि मैं भारत में
बीजेपी सरकार को हराऊंगा 2024 में। तो चैरिटी के नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, लेकिन अपना एक सुपरमासिस्ट लेफ्ट इकोसिस्टम का एजेंडा इम्पोज करता है दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो वैसे ही इसके बेटे ने टेक ओवर करते ही काफ़ी जगहों से अपनी चैरिटी की ऑफिसेज बंद कर दी, जिसमें डजन्स ऑफ लोकेशंस अफ्रीका में भी बंद कर दी। अब ये अपनी पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि अब ये इसका बेटा, ज़ाहिर नई सोच है, ये नहीं कह रहा मैं कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ख़तरनाक हद तक अब अपने बाप की लेगेसी को आगे ले जाए और कुछ सर्टन एजेंडास को फुलफिल करे। अजीज़ दोस्तों, भारत की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा क्रिकेट के हवाले से कर दूं कि ये देखें बर्बादी का राज है पाकिस्तान का। ये तारिक जमील है, आपको याद होगा इमरान खान को कितना ले के आगे बढ़ रहा था। इसको ख्वाब में भी नज़र आ रहे थे कि बाजवा को लेके आए हज़रत उमर प्रॉफिट मोहम्मद के पास, और प्रॉफिट मोहम्मद ने बाजवा को कहा कि हाँ भाई ये इस्लाम का सिपह सालार होगा। इसी तरह इमरान खान के लिए दुआएं करता था कि आलम इस्लाम का सपूत है, फलान है। अब इमरान खान जेल में गया है तो ये इतना मैं गालियाँ क्या दूँ, फिर नवीन भाई नाराज़ हो जाएंगे लॉस एंजलिस में कि ये कुत्ते का बच्चा कह रहा है। लेकिन देख लें, ये मौलवी अभी भी अय्याशियाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्मी के एजेंडे को चला रहा है ना आगे। पहले इमरान खान को आगे बढ़ा रहा था, अब नवाज शरीफ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को फुल फ्लेज सपोर्ट मिल रही है। वो मैं अपनी पाकिस्तान की इस वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा। ये इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, एक तो पंजाबाइजेशन तो हो ही गई थी ज़माने से। पहली बार इमरान खान ने जब बगावत करी थी बाकी 10 खिलाड़ियों के साथ, बाकी 9 खिलाड़ियों के साथ, जावेद मियादाद के खिलाफ, तब से पंजाबाइजेशन हो गई है। उससे पहले ये कराची की मेजॉरिटी टीम होती थी और क्वालिटी पे होती थी। मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन था, हर मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, उस वक्त की वेस्ट इंडीज़ जिसकी पेस बैटरी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चलती थी। इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, सब उस वक्त की कराची की वो टीम में कराची के प्लेयर मेजॉरिटी होते थे। सादिक मोहम्मद ओपनर होता था, फिर मियादाद होता था, आसिफ इकबाल होता था, मुश्ताक मोहम्मद होता था, सिकंदर बख्त होता था, इकबाल कासिम होता था। 6-7 खिलाड़ी कराची के होते थे और अपनी परफॉर्मेंस के बल पे होते थे। मुश्ताक मोहम्मद गया तो आसिफ इकबाल हैदराबाद दक्कन का वो कैप्टन बना, आसिफ इकबाल हटा तो मियादाद कैप्टन बना, और उस वक्त ये पंजाबी प्लेयर्स ने फिर अपना मोर्चा बनाया और बगावत की, और फिर पंजाबाइजेशन हुई और इमरान खान कैप्टन बना। इसके बाद सत्यानाश हो गया, कराची के खिलाड़ियों को चुन चुन के बाहर किया गया। अब इस्लामाइजेशन काफ़ी अरसे से हो रही है। सईद अनवर के वो मुल्ला बनने के बाद इंजमाम उल हक और यूसुफ, और अब ये आप देख लें कि इसका नतीजा ये निकला। अभी जो जय श्री राम के नारे लगे थे पाकिस्तान इंडिया मैच में, उस पर मतलब बड़े बड़े भारत के, तो आपको पता है कि भारत के अंदर जितने दुश्मन हैं, भारत को बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। तो राजदीप सरदेसाई जो कभी कभी अच्छी बातें कर जाते हैं, लेकिन इस बार फिर वो एक नई चीज़ लेके आए कि मुझे हैरत हो रही है कि भारत में इस तरह का वो हुआ और रिलीजियस नारे लगे, और जय श्री राम कहने की क्या ज़रूरत है? आप राम को बदनाम कर रहे हैं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और आप राम राम कहें। वो भाई उनको राम राम भी नहीं पसंद। फिर उनको जवाब दिया है लक्ष्मण ने, लक्ष्मण श्री शिवरामकृष्ण जो थे भारत के स्पिनर, उन्होंने कहा मैं जब पाकिस्तान किया था तो 16 साल की उम्र थी, और मेरे कलर की वजह से, मेरे धर्म की वजह से और मेरे कंट्री और कल्चर की वजह से मुझे पाकिस्तान में क्या क्या फेस करना पड़ा वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। राजदीप, कुछ खौफ करो। अगर तुमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो कम से कम इसके बारे में बात नहीं करो। राजदीप को सर सब पता है। 99 में या 97 में पाकिस्तान ने चेन्नई में शायद भारत को हराया था टेस्ट मैच। उस हराने के बाद पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया और
सारी पब्लिक ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, पूरी जबरदस्त। और पाकिस्तान की क्रिकेट ग्राउंड लगाते वक्त नारे लगा रही थी, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। ये सब चीज़ें राजदीप को भूलती है, याद नहीं रहती। अजीज दोस्तों, आईसीसी भी इस मामले में और इंटरनेशनल मीडिया भी इस मामले में, जब ग्राउंड में नमाज होती है तो इनमें से कोई एतराज़ नहीं करता। मुझे दुनिया के किसी एक स्पोर्ट्स में दिखा दें कि मुसलमानों के अलावा किसी ने कुछ किया हो ग्राउंड में। फुटबॉल भी होगी तो मोरक्को फ़लस्तीन के झंडे लेके आ जाएंगे, नारे लगाएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इधर भी क्रिकेट में भी अल्लाह अकबर पाकिस्तान के हर मैच के, पाकिस्तान में जितने मैच होते हैं उसके बाद नाराए तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है। वो सब किसी को नज़र नहीं आता। उस पर आज तक कभी किसी ने आपने बात सुनी? नाराए तकबीर अल्लाह अकबर तो एक खौफ की अलामत बन चुका है ना। इसके बावजूद दूसरे कंट्री के प्लेयर्स को इस्लाम की तबलीग करना, डराना कि जहन्नम की आग में जलोगे। वीडियोस वायरल हैं। दिलशन श्रीलंकन क्रिकेटर को पाकिस्तान का अहमद शहजाद ग्राउंड में ये ऑफरें कर रहा है कि जितना गुनाह करना है करो, मुसलमान हो जाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, वरना जहन्नम की आग में जलोगे। वो फिर सेक्युलरिज्म की बात आती है जब जय श्री राम आता है। बड़े अफसोस की बात है। अजीज दोस्तों, सरफराज ने कहा है, ये एक लतीफ़ा है, ठीक है, इसको आप सीरियसली ना लीजिएगा। सरफराज ने कहा है कि मेरा ख्वाब है कि मैं वर्ल्ड कप में इंडिया को ऐसे ही हराऊं जैसे वसीम अकरम ने हराया था। तो रिपोर्टर ने कहा कि वसीम अकरम ने या पाकिस्तान के किसी कैप्टन ने वर्ल्ड कप में कभी भारत को हराया तो नहीं है। तो सरफराज ने कहा वसीम अकरम 2 बार वर्ल्ड कप का कैप्टन था, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कैप्टन था, और दोनों बार उसने ख्वाब देखे थे इंडिया को हराने के, लेकिन वो हरा नहीं सका था। तो मैंने भी ख्वाब ही देखा है भाई। एनीवे अजीज दोस्तों, एंड पे एक खबर, एक बात रख के आपके सामने फिर एक वीडियो रखूँगा। ये हमारे हॉलैंड के एक पॉलिटिशियन हैं जिनको पसंद नहीं करते मुसलमान, ये हक बात करते हैं। हमेशा इन्होंने सच बोला है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। खैरत विल्डर्स, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हॉलैंड का, इसने कहा है कि हिंदुओं को भारत में सेफ होना चाहिए, महफूज होना चाहिए। ये इनका मुल्क है, ये इनकी मदरलैंड है, मातृभूमि है, ये इनका है। इंडिया एक इस्लामिक नेशन नहीं है। इंडिया, मैं आपको अपने दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ कि बर्दाश्त आप बंद करो। जो चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं उसको बर्दाश्त करना छोड़ दो। हिंदुइज़्म का दिफा करो, डिफेंस करो जब एक्सट्रीमिस्ट आपके सर पे खड़ा हो। टेररिस्टों और जिहादियों का मुकाबला करो और उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दो। अपीजमेंट इस्लाम की बंद की जाए, क्योंकि ये आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी। हिंदू ऐसे लीडर डिज़र्व करते हैं जो इनकी 100% सिक्योरिटी करे। अजीज दोस्तों, मुझे लोग कहते हैं कि तुम बहुत चमचागिरी करते हो हिंदुओं की। मेरे एक बहुत ही आदर्श हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। उनकी वीडियोस में रेगुलरली जहाँ मिलती है देखता हूँ। और मैं अगर भारत आया तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इनसे मुलाकात करूं और इनसे कुछ चीज़ों पे गाइडेंस लूं। इनकी जो ज्ञान है ना इनके पास, हिंदू धर्म के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के हवाले से, वो अनमैच्ड है। ही इज़ ए वंडरफुल पर्सन। उनकी ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको गर्व होगा कि आप हिंदुओं में पैदा हुए थे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। अभी एक विवाद आ गया था, उस विवाद पर नहीं जाना चाहता। जो वो
हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं। कुंभ मेले का एक एस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है। किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट नहीं पता था। सॉरी, 1916 में। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी, फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है 51 साल। मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा उस सब हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में, देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। गाय के गोबर से कोई खेती होती है? आदमी चांद पे पहुंच गया, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 साल पहले क्या कहते थे? अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? नीम हकीम खतरा है जान। खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन, मेटासिन, टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं? नहीं, केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जेनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन से लेकर 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है। जो हमने कहा, जिसका आपने मजाक उड़ाया, वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। भारत में यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ। संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त हो गया? इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो 2 रास्ते हैं। एक, यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि मोबाइल पे डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए। क्यों? आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है, और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड है। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा।
सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण शोषण हुआ, इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ। हमारे यहां परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें, दो राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र। दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कब्जा कर लिया। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था। हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संत रविदास, काशी के रहने वाले थे। उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी। काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिद्ध मूर्ति है, आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए। ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए राजभवन में, ना कि इस पे मैं इस मूर्ति के वेट का 10 गुना सोना आपको दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी इसके वेट का 100 गुना सोना दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा ऐसा है रैदास जी, आज जिस झोपड़ी में रह रहे हैं इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से ऊपर तक उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। तो एक बार उनकी पत्नी का मन आया कि भाई ऐसा बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, अब हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। रैदास ने क्या जवाब दिया? एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है ई चले गई हैं, ना चाहे भगत रैदासा। मना कर दिया। रैदास जी क्या थे? वो जूते बनाते थे, आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। अब आप आइए, संत कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाषा के अनुसार ओबीसी। जब उनके बेटे ने भगवान के भजन के बजाय पैसा कमाना शुरू किया तो कबीर ने क्या कहा? उनके बेटे का नाम था कमाल। उन्होंने कहा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हरि का भजना छोड़ के घर ले आया माल। यानी उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया। आप त्याग में रह के दिखाएंगे। अब आप आइए, मीराबाई राज परिवार की थी आज के हिसाब से, फॉरवर्ड। और उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सबे लुटायो। उन्होंने भी पैसे की तरफ नहीं गया। और अंत में ये सब एक ही कंटेम्परेरी है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो ब्राह्मण थे, फॉरवर्ड आज के जमाने के हिसाब से। कहा जाता अकबर उनके पास गए। अकबर ने कहा कि आप हमारे दरबार में आकर स्थान ग्रहण करिए, हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। उस जमाने में मनसबदारी एक रैंक होती थी। तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वॉज मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटस आपका होगा। तो तुलसी ने क्या जवाब दिया? हम तो सेवक राम के हियो धरे दरबार, हमारे तो हृदय में भगवान राम का दरबार धरा हुआ है। तुलसी का अब होंगे नर के मनसबदार। ये मैंने क्यों बताया? जो बातें ये अर्बन नक्सलिस्ट समझाते हैं कि शोषण किया गया, कैपिटलिज्म किया गया, अगर मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है जो गरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था। मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज करने वाला वर्ग हो, सबने कहा जो त्याग करेगा वो महान होगा। इसीलिए हमारे यहां महात्मा गांधी महान हुए, ना कि प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू महान। तो इसलिए मैं अंत में ये कहूंगा आप सभी लोगों से कि ये जो मायावी रावण साधु का वेश बना के आता है, सूक्ष्म दृष्टि से इसको समझिए और आश्वस्त रहिए कि वो चाहे कितना भी मायावी हो, अंत में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम आज दुनिया के यंगेस्ट नेशन है। जैसा अभी नलपत जी ने कहा ना कि भाई पीपल लाइक अस वी आर इन माइनॉरिटी। हम देश दुनिया के सबसे युवा देश हैं, यह सत्य है, मगर यह अर्ध सत्य है। हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो एक गौरवशाली हमारा भूतकाल है और एक शानदार भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस बीच के इस माया के प्रपंचों को से हम बचे रहें तो कहीं कोई संदेह नहीं। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।